सवाल बता रहे थे ना, पहले सवाल ही देख लो एक दो, जिसको आना होगा आ जाएगा। कहाँ तक बताए थे? क्वेश्चन बोलिए। 4 का बी। अच्छा, एक 4 का सी देखिए। Evaluate integral from 0 to 2 mod of x minus 3। इंटीग्रेट करना है। मॉडुलस कहाँ पे टूटता है? अपने रूट पर, और रूट इसका क्या होगा? 3। यानी कि मॉड के अंदर जो नंबर है उसको 0 करेंगे, और 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वहीं पे टूटेगा, 3 पे टूटेगा। अब हमको देखना है कि जिस नंबर पे टूट रहा, क्या वो नंबर दोनों लिमिट के बीच में है या नहीं। ये 3 तो आपको 0 और 2 के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल को आप दो पार्ट में या 2 से ज़्यादा पार्ट में नहीं तोड़ पाएंगे। ये नंबर अगर इसके बीच में आएगा तभी टूटेगा, और ये आपको आया नहीं, तो इस इंटीग्रल को हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे। तो अब सीधे x का मैक्सिमम वैल्यू 2 और 2 से छोटा नंबर कोई भी चुन लीजिए, क्योंकि मॉड को तोड़ेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे। ये 2 पार्ट में क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि ये जहाँ पे टूटेगा वो नंबर जो है 0 और 2 के बीच में नहीं है, इसलिए ये टूटेगा ही नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो अब हमको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब मॉडुलस को तोड़ देंगे। तो x का जो भी मान है वो 2 नहीं तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कोई नंबर चुन लीजिए, जैसे 1, और 1 यहाँ पे डाल दिए तो 1 माइनस 3 क्या आएगा? -2। और -2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है, यानी कि 0 से 2, और इसका मॉड को तोड़े तो ये आ गया x माइनस 3। क्योंकि 2 से छोटा नंबर जब इसके अंदर डालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू दिया, और नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है। यह मॉड टूट गया, अब इंटीग्रेट कर दो, यह माइनस बाहर निकला। x का इंटीग्रल क्या होगा जी? पावर 1 है तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भाग दिए, माइनस 3 तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रल x, लिमिट आइए 0 से 2। अब लिमिट बैठा दीजिए। अपर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 और -6। लोअर लिमिट बैठाएंगे x के जगह पे 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी कि 0 आएगा। -2 - 6
बराबर -4 इज इक्वल टू 4। ये समझ में आया? मॉड ये इंटीग्रल दो पार्ट में तभी टूट रहा जब जहाँ पे मॉड टूटेगा वो नंबर इस दोनों लिमिट के बीच में हो, जैसे पिछला सवाल में बताए थे। एक सवाल और बताते हैं क्योंकि ये हम ही को बताना पड़ेगा, लंबा है और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ई बोलता है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 मॉड ऑफ x - 1 मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3। क्या 3 है? अपर लिमिट 3 है, 1 से 3 है। बताएं। इसमें मॉडुलस का संख्या जो है 1 से ज़्यादा दे दिया। इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3। और ये आपको मालूम है कि ये मॉडुलस कहाँ टूटेगा? 1 पे, या 2 पे, या 3 पे। ठीक है, लेकिन लिमिट दिया हुआ 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक जब दिया हुआ है लिमिट, बस इसी के बीच में हमको इंटीग्रेट करना है। और जो मॉड टूट रहा, वो मॉड टूट रहा है, ये 1 पे टूटा, ये 2 पे टूटा और ये 3 पे। ठीक है, तीनों मॉड जो है 1, 2, 3 पे टूट रहा है। और लिमिट आपका 1 से 3 है। तो अब देखेंगे 1 और 3 के बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो आपको एक ही नंबर आ रहा है 2। 2 जो है इसके बीच में है। अब देखिए, इस तरह से हम लोग ज़्यादा का डिस्कस नहीं कर रहे। वैसे मॉड तोड़ने का तो नियम अलग है, लेकिन केवल इस लिमिट के बीच में तोड़ रहे हैं। और पूरा 1 से लेकर 3 तक 2 ही पार्ट में टूटा है। तो एक वैल्यू लेंगे 1 और 2 के बीच में, जब x 1 और 2 के बीच में हो। बराबर यहाँ भी ले सकते हैं, नहीं तो अगला केस में ले सकते हैं। और x का वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है, अब सारे मॉड को हम तोड़ देना चाहते हैं। तो x का जो भी मान है या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा ही कोई नंबर चुन लीजिए, क्योंकि 1 तो सबसे मिनिमम वैल्यू है। जो भी वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा मान लीजिए 1.5। अब 1 पॉइंट यहाँ 5 डालिएगा तो बताइए ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, यानी कि x - 1 ही रहा।
और यहाँ पे 1.5 डालेंगे तो इसी के बीच का नंबर डालना है। 1.5 डालेंगे तो ये आपको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव, तो -x और माइनस +2, यानी कि पहले नेगेटिव लगा दिए उसके बाद x - 2 लिखे, ये होगा -x +2। और यहाँ पे 1.5 डालेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव, तो पहले माइनस उसके बाद x और माइनस +3, यानी कि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, तो ये सबको तोड़िएगा तो इतना आएगा। दूसरा, अब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लिए, बराबर यहाँ भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ले चुके हैं, लेकर ही देखिए। अब 2 और 3 के बीच का कोई नंबर चुन लीजिए, तो मान लीजिए 2.5, और 2.5 यहाँ पे डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, x के जगह पे 2.5 डाले और 2.5 में 1 घटेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, जो अंदर में है लिख दीजिए। यहाँ पे 2.5 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये अंदर में जो है लिख दीजिए, और यहाँ डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है, तो पहले माइनस उसके बाद x और माइनस +3, यानी कि सारा मॉड को ही तोड़ दिए। ये x कट गया, 3 और 2 5 में 1 घटेगा तो 4 और -x, ये फंक्शन मिला जब 1 <= x <2। आइए, और दूसरा ये कट गया, ये भी कट गया, है ना, तो बचेगा केवल x +3, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। बना है सही ना जी, x - 1 x - 2 तो फंक्शन तो डिफाइन नहीं हुआ ना। 2 जब डालेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ 5 आ जा रहा है, यानी कि 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। x बराबर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 0, और वहाँ 2 डालेंगे तो -1 यानी कि +1, यानी कि यही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 2 के बराबर हमको नहीं लेना है। देखिए, यही आपको अलग करना है, ठीक है। पहले चेक कर लिए, 2 जो है, पहला जो सवाल बताए थे वहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी =, लिया था, यहाँ भी =, और =, जब लिया था तो दोनों वैल्यू को पुटअप करने पे फंक्शन का मान सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 लिए और इसमें भी ले लिए। वैसे मॉड का डेफिनेशन होता है कहीं एक जगह लिया जाता है, दोनों जगह नहीं लिया जाता है। x > 0 -x x <0। अब जहाँ पे इच्छा है एक जगह हम ले लिए, ठीक है। तो चूँकि 0 के बराबर है, दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ भी आप लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मॉड है, 2 यहाँ भी लिए और 2 इसमें भी लिए, तो देख रहे हैं कि 2 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि x का वैल्यू जब हम 2 डालते हैं मेन फंक्शन में तो उसका वैल्यू 2 ही आ रहा है, जो यही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फंक्शन हमारा ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, इसी को आप fx माने थे, है ना। और fx जो है, fx का वैल्यू जो है 2 पर चेंज कर रहा है, यानी कि
और ये 2 जो है 1 और 3 के बीच में है, तो ये इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक 1 से लेकर 2 तक fx dx और दूसरा होगा 2 से लेकर 3 तक fx dx। ये समझ में आया? अब वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर लीजिए। 1 से 2 के बीच में fx का वैल्यू 4 माइनस एक्स डालिए और 2 और 3 के बीच में fx के जगह पे x प्लस 3 डालिए और इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करके बताओ तो आंसर कितना आ रहा है? इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए। किसी को प्रॉब्लम है? पहले फंक्शन को मान लिए हैं, fx को मान लिए तीनों मॉड के। कहाँ पे? अच्छा, ये वाला प्लस x माइनस एक्स कट गया, ये प्लस 3 होगा ना? -1 और -2 ये दोनों मिलकर इसको नहीं काट देगा? अच्छा, तब तो ये भी सही है आपको। अब चेक करके देखिए, जब x बराबर 2 डाले तो 4 माइनस 2 2 आएगा, और x बराबर जब यहाँ 2 डाले तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी ले सकते हैं। उस समय हटा दिए थे, गलत हम लिखे थे, समझे? यानी कि 2 आप ऊपर भी लीजिए, नीचे भी। ठीक है? आगे बढ़े। इंटीग्रेट करो ना जी। वन टू 2 और fx का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा वाला ये है 4 माइनस एक्स। और यहाँ fx का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में fx का मान केवल x है। इंटीग्रेट कीजिए, ये हो जाएगा 4x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 से 2, और ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 2 से 3। अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो गया, x के जगह पे 2 डाले तो 8, और 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, और 1 डालेंगे तो 4 माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे 3 डालेंगे तो 9 बाई 2 और -4 बाई 2।
कितना आ गया? 4/2 यानी कि 2 हो गया। 8 में 2 घटेगा तो 6 और माइनस, ऐसा करते हैं इसको तोड़ देते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस हाफ, और 9/2 में 4/2 घटेगा तो ये आएगा 5/2 बराबर 6 -4, और ये कितना हो जाएगा जी? 6/2 यानी कि 3, और 6 और 3 9 बराबर 5। समझे इसको? बाद में तो केवल कैलकुलेशन था, जैसे जोड़ना है जोड़ दीजिए। अब आइए मेन प्रॉपर्टीज़ पे, जिस पर सवाल आप लोग को पूछेगा। ये भी पूछता है प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 पे। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का होगा, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब जगह सवाल उसी पर पूछता है, उसको बताते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग को जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप जैसे जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 और चौथा प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी fx dx बराबर बोलता है होगा, ये दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए। तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो a प्लस बी, x को रिप्लेस कर देना है a प्लस बी, दोनों लिमिट का सम, और माइनस वेरिएबल x था। ये आपको चौथा प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल दोनों सेम होगा, लिमिट दोनों जगह सेम। जैसे ये कहीं भी लगा सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी fx dx बराबर क्या होगा? इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी f, और x के जगह पे क्या लिखना है? दोनों लिमिट को जोड़कर और वेरिएबल को घटा दिए। अब बोलता है कि दोनों इंटीग्रल का मान हमेशा आपस में बराबर होगा। आप कहीं भी इस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको फ़ायदा मिले। अब जैसे अप्लाई किए और सवाल जो हल्का था वो और हार्ड हो गया, तो हमको फ़ायदा क्या मिला? उस जगह अप्लाई करना है कि सवाल आपको ईजी हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या इसका दोनों का मान आपस में बराबर होगा? तो प्रूफ कर देते हैं। ये प्रूफ जो है सीबीएसई बोर्ड में बराबर पूछ रहा है, राइट साइड को ही ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रल जो है i के बराबर है। अब हम लोग साबित कर देंगे कि i का वैल्यू इसी के बराबर होगा। प्रूफ करने के लिए a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि जो वेरिएबल के जगह पे था उसको t मान, और डिफ्रेंशिएट कीजिए। a का डिफ्रेंशिएशन 0, b का 0 माइनस, और x का हो गया dx, और t का dt, यानी कि dx बराबर माइनस dt। ये लिमिट आपको x के लिए था और x को आप चेंज कर रहे हैं t में, तो t का लिमिट क्या होगा? चेंज कर लीजिए। जब x बराबर a हो, यानी कि लोअर लिमिट, तब t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर a प्लस b
और x के जगह पे a लिए, a कट गया, वैल्यू b आया। दूसरा, जब x बराबर b हो यानी कि अपर लिमिट, तब t का मान क्या होगा, a प्लस b, और x का वैल्यू इस बार b लिए, ये कट गया a। I इज इक्वल टू इंटीग्रल a जब पुटअप किए तो t का वैल्यू b आया, और b जब पुटअप किए तो t का वैल्यू a आया, चेंज हो गया। f ऑफ, इसी को आप t माने थे, और dx का वैल्यू आपको मिला है माइनस dt, माइनस बाहर निकला, कांस्टेंट है, b टू a f ऑफ t और dt। अब बताइए कि अगर इसका माइनस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, इस माइनस को हटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिमिट आपको चेंज कर जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अनुसार जैसे ही माइनस हटाइएगा तो जो इसका लोअर लिमिट है अपर लिमिट बन जाएगा, और अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट बन जाएगा। ये किस प्रॉपर्टीज़ पे लिखे हैं, बाई प्रॉपर्टी 2, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी में यही बताया गया है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और एफ टी डी टी को हम लिख दिए एफ एक्स डी एक्स। नहीं, वेरिएबल को चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल का मान नहीं बदलता है। तो एफ टी डी टी था, हम एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के अनुसार, पहला प्रॉपर्टी में ही बताए थे, वेरिएबल को चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रल का मान नहीं बदलता। तो आप इसको i माने थे, और उसी i का वैल्यू ये आ गया, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसको बंद करो ना दरवाज़ा, बढ़िया से आवाज़ आ रहा। ये आपको मेन प्रॉपर्टीज़ था, इसी पर एक रिजल्ट है। अब ये बताइए कि ये प्रूफ होगा कि नहीं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, चलता क्यों नहीं है जी, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों वेरिएबल को, ये दोनों लिमिट को जोड़े तो 0 प्लस a हो गया, दोनों लिमिट का सम। तो x के जगह पे लिखेंगे दोनों लिमिट का सम और माइनस वेरिएबल। सेम प्रॉपर्टीज है, वही वाला। वहाँ a से b था तो a और b दोनों को जोड़े, वहाँ 0 से a है तो 0 और a को जोड़े तो a आए। प्रूफ बिल्कुल ऐसा ही होगा। राइट साइड को लीजिएगा i, और उसके बाद प्रूफ कर दीजिए, बन जाएगा। क्योंकि उसका अलग से प्रूफ पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, ये कहीं पूछा है कहीं वो पूछा है, अब प्लस उसके साथ सवाल। नीचे में इसका लिमिट होगा a, ये खिसक कैसे जाता है हमको समझ में नहीं आ रहा। सिलेक्शन पे दाबने के बाद ना खिसकता है जी, या इसको
इसमें नहीं खिसक जा रहा। हाँ हो गया। अच्छा, उसको भी बताना पड़ेगा। हाँ, सीबीएसई में तो ये कई बार पूछा है, देख लो कॉपी में रहेगा तो कम से कम पढ़ लेगा। यही है, a माइनस एक्स को मान लीजिए a का 0 हो गया माइनस डी एक्स बराबर डी टी और dx का वैल्यू माइनस डी टी। लिमिट चेंज कर लीजिए। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा a और x का मान 0 यानी कि a आया। और जब x बराबर a हो, ठीक है, अपर लिमिट डालें तो t बराबर a और माइनस एक्स के जगह पे a यानी कि 0 आ जाएगा। i का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब पुटअप किए तो a आया और a पुटअप किए तो 0 आया। f ये आप t माने थे और dx का वैल्यू माइनस डी टी। सेम बिल्कुल था, बस लिमिट थोड़ा सा चेंज हुआ था। माइनस हटेगा तो लिमिट बदल जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल को बदलने से मान नहीं बदलेगा। उसी का ये केस था। ठीक है, अब आइए इस पर सवाल देखिए कैसा देगा। इसी पर आपको सवाल पूछेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इसी प्रॉपर्टीज़ पे। हो गया जी। बताएं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। दूसरा सवाल देखिए इस तरह से, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स और क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स।
सेम सवाल है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देगा। किसी एक को ही बताएंगे। रूट कॉस का मतलब है कॉस एक्स का पावर जो है 1/2 है, ठीक है, रूट का मतलब वही होता है। और क्यूब रूट्स ऑफ कॉस का मतलब है कॉस का पावर 1/3 है। सवाल ऐसे भी दे सकता है फिफ्थ रूट ऑफ कॉस, यानी कि जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 कर देगा, दिया हुआ असाइनमेंट में। इसका मतलब केवल यही होगा कि cos x का पावर 1/5 है। तो सवाल इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, सब एक ही है। और आंसर भी सबका एक होगा π/4। इस तरह का जो सवाल होगा सबका आंसर सेम होगा, लेकिन लिमिट 0 से π/2 रहेगा तभी। अगर लिमिट चेंज कर गया तब वो आंसर बदल सकता है। तो जैसे हम बी नंबर ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ए नंबर अपने से बनाइएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स है ना। ऊपर में साइन या कॉस रहे उससे मतलब नहीं है, नीचे में दोनों होगा। अगर एक रहा तब तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, दोनों रहेगा। क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स। यही सवाल है। हम लोग जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अभी तक जितना हम लोग नियम पढ़े, इसको इंटीग्रेट करने का कोई तरीका ऐसा नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा तब जाके प्रॉपर्टीज़ यूज कर देना है। अब प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज करें। अगर इसका वैल्यू आई है तो आई बराबर और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। अभी जस्ट जो पढ़े थे प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम a to b f, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ दिए और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। और ये प्रूफ करके देख लिए कि इसका मान बराबर ही होता है। ये अगर i है तो ये भी i होगा। इसको हम लोग i मान लिए। अब उसी प्रॉपर्टीज़ को आप यूज कीजिए। तो क्यूब रूट्स ऑफ साइन और x के जगह पे दोनों लिमिट को जोड़िए, कितना आएगा, 0 + π/2 आएगा। तो दोनों लिमिट को जोड़े π/2 और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। डिनोमिनेटर में भी वही काम, क्यूब रूट्स ऑफ साइन और x के जगह पे हो जाएगा π/2 - x प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस और x के जगह पे हो जाएगा π/2 और -x और इनटू dx। अब पूछिएगा कि इस x के जगह पर भी डाल दीजिए, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि dx केवल एक सिंबल है जो बता रहा कि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फंक्शन का जो पार्ट है यही इंटीग्रेंड है, ये तो सिंबल है। ये आपको आया, यानी कि i = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 क्यूब रूट्स ऑफ पावर चाहे जो भी रहे। ये हम लोग को मालूम है कि साइन 90 - थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। पावर 1/3 रहे, 1/2 रहे, 1/5 रहे, उससे मतलब नहीं। ये हो गया क्यूब रूट्स ऑफ, और साइन 90 - थीटा ये हो गया कॉस थीटा, प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस 90 - थीटा साइन थीटा हो गया। और जब हम पहला इंटीग्रेंड को, यानी कि पहला फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो इसको भी नहीं कर पाएंगे, दोनों तो सेम ही, बस यहाँ साइन के जगह पे कॉस आ गया है।
ये दोनों में से किसी को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। वैल्यू किसका निकालना है? आई का, क्योंकि इसका मान को आई माने थे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। इक्वेशन है आई और आई को जोड़ेंगे तो 2i। अब राइट साइड में जोड़ना है, तो राइट साइड में देखते हैं दोनों का लिमिट सेम है, तो एक ही लिमिट डालें, केवल फंक्शन को जोड़ दिए। इसका फंक्शन और इसका फंक्शन दोनों को जोड़ दीजिए। ये क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स बाई क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स। पहला इंटीग्रल का ये फंक्शन है और दूसरा का फंक्शन है क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स और इंटू डी एक्स। केवल फंक्शन को जोड़ दिए। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, एलसीएम लीजिए। लेफ्ट साइड में याद रहे 2i का मान निकल रहा है, निकालना है i का, लेकिन निकल रहा अभी 2i का। और जब जोड़ेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई एक लिख दीजिए, क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स। और इससे जब उसमें भाग देंगे तो 1 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ साइन एक्स, और उसी तरह से क्यूब रूट्स ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों सेम ही है, ये कट गया। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 केवल dx बचा। dx का इंटीग्रल x होता है, लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट डाले π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। लेफ्ट साइड वाला लिख रहे हैं 2i का मान केवल π/2 आया, इसलिए i बराबर π/4। इस तरह का जितना सवाल है सबका आंसर एक ही होगा, π/4। लेकिन लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए। तब अगर लिमिट चेंज किया जैसे एक सवाल दे रहे हैं 6 का a और b हम बता दिए, a नहीं बताएं, ठीक है। ये आपको अपने से बनाना, बस जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 कर देना है, और मतलब 3 को हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए ना तो बस वही सवाल बन जाएगा। ए नंबर हो गया। तो मेरा लगता है 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट वाला बन गया। तो कैसा सवाल देखेगा, आंसर तो पता है π/4 होगा, बिना बनाए हुए मारेगा। लेकिन लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए लिमिट 0 से π/2 नहीं है, तुम लोग का गप ही समाप्त नहीं हो रहा, गजब है, क्या गप मार दिए। पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलती होगी कुछ, गजब। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 का सी, सवाल दिया है इंटीग्रल फ्रॉम π/6 टू π/3 और dx बाई 1 प्लस √10x। ये सवाल है। ऐसा सवाल आप वहाँ जब इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो इंटीग्रेट नहीं किए होंगे। जो पहला सवाल बताएं वहाँ भी नहीं, वैसा भी नहीं किए होंगे, ऐसा भी नहीं किए होंगे, इस तरह का नहीं किए होंगे। 1 प्लस साइन एक्स रहता वो किए हैं, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 10 वाला पे नहीं किए। इसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं। मान लिए फिलहाल आई, ठीक है, आई मान लिया, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, फंक्शन को आसान हो जाएगा। ये सवाल समझिए आप, पहला जो बना रहे थे वही था। √10x का मतलब हो गया √sin x अब बाई √cos x, ठीक है। √10x का मतलब √sin x बाई cos x, तो √sin x बाई √cos x। और इसको अगर जोड़ दे dx बाई, और डिनोमिनेटर को केवल जोड़िए √cos x, √cos x से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कर दिए 1 में। यानी कि सवाल हमारा ऐसा हो गया, इंटीग्रल फ्रॉम π/6 टू π/3, और ये जब पलटेगा तो √cos x प्लस √cos x प्लस √sin x। यही सवाल आपको पहला सवाल दिया हुआ था, यही सवाल था, लेकिन वहाँ का लिमिट था 0 से π/2 और यहाँ लिमिट है π/6 से π/3। ये तो मालूम है इंटीग्रेट हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो बाई प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में जब बनाइएगा तो इस प्रॉपर्टीज़ का जिक्र यहाँ पे कीजिएगा। ये जैसे एग्ज़ाम में लिखने का तरीका हुआ, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, इस तरह से पहले हम लोग लिख दिए और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। ये आपको मेन प्रॉपर्टीज था। तो आई बराबर π/6 टू π/3 चेंज तो केवल x के जगह पे होगा। x के जगह पे क्या लिखना है, दोनों लिमिट को जोड़े, कितना आएगा π/6 π/3 π/2, ये 30 है, ये 60 है, तो 90 हो गया। दोनों लिमिट का सम होगा π/2 और उसमें वेरिएबल को घटा दिए, और नीचे में भी वही काम करना है। cos x के जगह पे π/2 माइनस एक्स अब प्लस sin x के जगह पे π/2 और माइनस एक्स और dx। यानी कि I इज इक्वल टू, अब cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा हो गया, π/6 टू π/3। ये हो गया आपको √sin x प्लस √cos x। तो सवाल तो फिर से वैसा ही आया, सवाल दोनों सेम ही है, समझिए, बस लिमिट यहाँ चेंज कर गया और ये बताना चाह रहे हैं कि लिमिट चेंज होगा तो आंसर भी आपको चेंज होगा। π/, ठीक, π/4 आंसर उसी में आएगा जो 0 से π/2 होगा।
चलिए ऐड कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। एडिंग 1 and 2, ये i और i 2i, राइट साइड में दोनों का लिमिट आपको सेम ही है, पहला इक्वेशन में भी दूसरा में भी। तो लिमिट बस वही डाल देंगे, π/6 to π/3, और केवल फंक्शन को जोड़ दीजिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन एक ही बार जोड़ दे रहे हैं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इसको जब जोड़िएगा तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो दोनों को आपको ऐड करना, तो इससे भाग दिए, ये कट गया, 1 का गुना ऊपर वाला से यानी कि √cos x, और उसी तरह से ये √sin x। जिनको दिक्कत इसमें हो रहा तो आप पहला सवाल जो बताए हैं उस तरह से जोड़ लीजिए, इतना और प्लस ये, और दोनों को फिर एलसीएम लेकर जोड़ लीजिए, वही आ जाएगा। अभी जस्ट बताए थे। बनाओ जी, वो तो कट जाएगा, अब बचेगा dx का इंटीग्रल x हो गया, और लिमिट उसके बाद डाल दीजिए। हो गया। काटिए, ये दोनों सेम आया, इंटीग्रल फ्रॉम π/6 to π/3, और बचेगा dx का इंटीग्रल x हो गया, और लिमिट है π/6 to π/3। ठीक है, अपर लिमिट डालेंगे π/3 और माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे π/6, जोड़िएगा एलसीएम 6 हो गया, ये 2π और माइनस π, लेफ्ट साइड लिख रहे हैं 2i, 2π में पाई घटेगा तो π/6, और ये 2 जब नीचे जाएगा π/12। देखिए यही सवाल था आपको पहला वाला 6 का a, जहाँ पे हम आंसर बताएं π/4 होगा, जबकि लिमिट जब चेंज हो गया तो π/12 आ गया, और 0 से π/2 रहेगा तभी π/4 आएगा आंसर। इस तरह का सवाल का। अब आइए दूसरा टाइप का सवाल, ये एक टाइप का हम बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में हो गया जी। टोटल 6 सवाल है, जिसमें से 3 बताएं, 3 आप लोग को बनाना है। सीट नहीं मिला, कम से कम पीडीएफ तो मंगा लो। हाँ, तो बोलो कि कम से कम पीडीएफ तो दे दीजिए, बनाते चल जाओगे। सीट के चक्कर में जो है मोबाइल पे पीडीएफ जो है मांग लो।
सी नंबर बता रहे, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx, सी नंबर। और एक बी नंबर भी है 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक ही टाइप का सवाल से भरा हुआ है, टाइप वाइज करके नंबरिंग किए हुआ है। एक अगर बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। समस्या हम लोग का क्या है बनाने में? डेफिनेट इंटीग्रल में क्या बताए कि अगर सवाल को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाते हैं तो आप कर दीजिए या लिमिट बैठा दीजिए। तो पहला कोशिश तो यही रहता है कि सवाल को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। क्या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं? पावर ही प्रॉब्लम है ना। वो पावर अगर x पे रहता, सवाल ऐसा रहता तो हम लोग को कोई समस्या नहीं होता। तब हमारे पास कोई समस्या नहीं था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता सीधे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग x टू दी पावर n वाला फार्मूला सीधे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन पावर जो है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, और इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो समस्या हमारा इसका पावर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करें, उसी प्रॉपर्टीज को। अगर इसका वैल्यू i है तो i बराबर, बीच में प्रॉपर्टीज वही लिखेगा 0 to 1, और प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े? चौथा नंबर, कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा? दोनों लिमिट का सम माइनस वेरिएबल से। तो दोनों लिमिट का सम कितना होगा? 1। तो x के जगह पे लिखेंगे 1 और जो वेरिएबल है वो। फिर वही काम यहाँ भी करना 1, और x के जगह पे 1 और माइनस वेरिएबल, लेकिन इसका पावर n था। ये ब्रैकेट ध्यान से दीजिएगा। x के जगह पे दोनों लिमिट का सम 1 आया, उसमें वेरिएबल को घटा दिए, फिर 1 लिखे माइनस, और x के जगह पे दोनों लिमिट का सम 1 है और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। पावर n था तो n किए। अब देखिए कि फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट को अगर तोड़ देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए डायरेक्ट, तो प्रॉपर्टीज यूज किए। अब जो फंक्शन बन के आ रहा, क्या उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे या नहीं, ये हम लोग तोड़ेंगे तब पता चलेगा। ये कट गया, ये आ गया x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। xn को 1 से मल्टीप्लाई किए xn, और xn को x से मल्टीप्लाई किए x टू दी पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये सीधा सवाल है, x टू दी पावर n के फार्मूला पे इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़े नहीं है, क्यों? प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद फंक्शन हमारा चेंज हो गया। अब वो उस फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब वहाँ हम लोग क्या किए थे, प्रॉपर्टीज़ को जब लगाए थे तो जो हमको फंक्शन मिला उसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ जब प्रॉपर्टीज़ लगाएं, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये भी तो वैल्यू i का है, इसी का मान i माने थे, और i का वैल्यू ये भी। इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो एक्शन का इंटीग्रल होता है जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए और उसी पावर से भाग दिए। इस पर भी वही फार्मूला लागू होगा, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े तो n+1 में 1 को जोड़ेंगे तो n+2 होगा और उसी पावर से भाग दे दिए। और लिमिट आपको दिया हुआ है 0 से 1। सबसे पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, x के जगह पे 1 डाल दिए तो 1 टू दी पावर n+1 बाई n+1, फिर x के जगह पे 1 टू दी पावर n+2 और नीचे में जो है लिख दीजिए। ये अपर लिमिट बैठा है। अब लोअर लिमिट यानी कि x के जगह पे 0 तो 0 का चाहे जो भी पावर हो 0 रहेगा। अब बाई n+1 ये भी हो जाएगा 0 बाई n+2। वन का चाहे जो भी पावर होगा 1 ही होगा बाई n+1, 1 का पावर n+2 यानी कि 1 बाई n+2 और 0 बाई एनी नंबर 0 हो गया सब। ठीक है, यही आपको आंसर हो गया। यहाँ पे देखें कि फंक्शन उस रूप में चेंज होकर आया जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए। अब पहला सवाल क्या था, फंक्शन चेंज हो गया लेकिन उसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए, तब हम लोग जोड़े थे। दूसरा सवाल आप ही लोग बनाइए और दिखाइए हमको। क्वेश्चन नंबर बी देखें, सबका बन जाना चाहिए। और उसका आंसर क्या होता है बताइए। दूसरा बना, तुम्हारा कितना आया? 16 बाई 15 √2 नीचे ले गया। ऊपर में √2 है, 16 √2 बाई 15। हाँ वैसे ना बोलो तो तुम 16 √2 बाई 15 सही है। सेम उसी तरह से बनाना है एकदम।
क्या था लिमिट? 0 से 2। लिमिट क्या है? 0 से 2 ना जी। फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, और x के जगह पे दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि x के जगह पे 2 माइनस एक्स, और 2x के जगह पे 2 माइनस एक्स और dx। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 2 माइनस एक्स, और ये हो गया 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, इतना आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग को फॉर्म आ रहा है, डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। x का रूट है, यानी कि x का पावर 1/2 है। रूट का मतलब तो यही होता है, ठीक है। रूट x बचा हुआ है तो x का पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसको गुना करेंगे तो ये होगा 2x का पावर हाफ, और इसको इससे गुना करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका हाफ, 1 और हाफ कितना हो जाएगा? 1.5, 3/2। अब इंटीग्रेट कीजिए, 2 तो कांस्टेंट है, और ये आ गया x का पावर n, तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए, तो हाफ में 1 जोड़िएगा तो आधा और 1 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, और ये आपको पहले से 1.5 है, ठीक है। इसमें जब 1 जोड़िएगा तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2। आपको मान लीजिए ऐसे जोड़ दिए और आपको ऐसे दिक्कत है तो आप जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ेंगे यही आएगा। अब केवल आपको लिमिट बैठाना है, तो पहले पलट दीजिए इसको, कितना आएगा? ये पलटेगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 × 2 4/3 x to the power 3/2, और ये पलटेगा तो ऊपर चला गया 2/5 x to the power 5/2, और लिमिट है 0 से 2। अब हम लोग अपर लिमिट डाले थे 4/3, और x के जगह पे 2 डाल दिए तो 2 का पावर 3/2, 2/5 x के जगह पे 5/2। अब मेरा लगता है 0 डालने का ज़रूरत नहीं है, x के जगह पे 0 डालिएगा तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करना है। 2 का पावर 1.5, 2 का पावर 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1 2 और 1 का पावर आधा होगा, आधा और 1 1.5 हो गया, -2/5, और ये 2 का पावर 2.5 है, यानी कि 2 का पावर 2 होगा और 2 का पावर आधा होगा, होगा ना जी। 2 और आधा 2.5 हो गया। टू का पावर हाफ देखिए दोनों में कॉमन है, बाहर कर लिए, बचेगा कितना? 4 दूना 8/3, ये बाहर निकल गया तो ये 4 दूना 8/5। कुछ गड़बड़ हो गया। टू टू दी पावर, अच्छा ये रूट हो गया, ये हो गया 15, ये 40 हो गया, और -24, 40 में 24 घट गया 16। जैसे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब केवल 2 प्रॉपर्टीज़ बचा है जिस पर सवाल हम नहीं बताए। टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है, 4 तक हम बताएं। कल जो है टोटल फिनिश ही हो जाएगा।
प्रॉपर्टीज़, बाकी सवाल 2 दिन चलेगा, यानी कि फ्राइडे को फिनिश कर देंगे। हैं? सैटरडे को टेस्ट है। हो गया? हैं? हाँ, बंद कर दो।